बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम बेटा कॉमेडी ऑफ मैनर्स करने जा रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो कॉमेडी देख लें। आ कॉमेडी इज अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग एंड एम्स एंड मेकिंग पीपल लाफ एट सर्टेन फॉलीज, vanities, hypocrisies and weaknesses of people for reforming society। कॉमेडी जो है वो एक प्ले है विद हैप्पी एंडिंग, ठीक है, जिसका एक हैप्पी एंडिंग होता है। और वो क्या है, उसका एम क्या होता है, वो किस पे एम करता है, उसका निशाना क्या होता है, एट मेकिंग पीपल लाफ एट सर्टेन फॉलीज, कि उनका मकसद ये होता है कि वो लोगों की बेवकूफ़ियों को, वैनिटीज़, उनके तकब्बुर को, उनकी हिपोक्रेसीज और उनकी वीकनेसेस को टारगेट किया जाता है ताकि रिफॉर्म किया जा सके सोसाइटी को। फिर उसके बाद कॉमेडी के बाद एक और टर्म आती है, उसको कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। A comedy of manners is a play concerned with satirizing society's manner, जिसके अंदर सोसाइटी के मैनर को सटायर किया जाता है। A manner is the method in which everyday duties are performed, condition of society or a way of speaking। ठीक है, और मैनर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ जो कि हम परफॉर्म करते हैं, हमारी कंडीशंस फॉर सोसाइटी, और हमारा बात करने का तरीका। अब हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखते हैं कि एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट मेनेंडर, द एंशिएंट ग्रीक राइटर्स कैरेक्टर्स वर इमिटेटेड बाय द रोमन प्ले राइट प्लेटस एंड टेरेंस। During the Renaissance, there is the transcription of the classic comedies, and there are original writers at Molière that is best known comedies of manner in French playwright। और during Renaissance वहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है क्लासिकल कॉमेडीज, क्लासिक कॉमेडीज की, और एक ओरिजिनल राइटर जो कि मॉलियर है, जो कि बेस्ट नोन है कॉमेडीज ऑफ मैनर में इन फ्रेंच प्ले राइट में। फिर रिस्टोरेशन देखते हैं, बिगेन इन 1660 इंग्लैंड, चार्ल्स टू वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन आफ्टर बीइंग इन एग्जाइल इन फ्रांस फॉर इयर्स। ठीक है, फ्रांस में उसने काफ़ी अर्सा एक एग्जाइल में वक्त गुजारा, जिलावतनी में वक्त गुजारा, और अब जो है चार्ल्स टू जो है उसको वो रिस्टोर, यानी कि उसका थ्रोन रिस्टोर हुआ, वो उसको हुकूमत दोबारा से मिली। While Charles II was in France, he was a lot of theater in French court। ठीक है, जब वो फ्रांस में था तो ही सॉ लॉट ऑफ थिएटर, तो उसने जो है लॉट ऑफ थिएटर जो है उसको फ्रेंच कोर्ट में देखा। ही ओपन द थिएटर्स बैक अप एंड हैड न्यू वन बिल्ट। English society was influenced by it and became corrupted and more interest in entertainment and moral and social rule। अब क्या हुआ कि इंग्लिश सोसाइटी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, लेकिन वो करप्टेड हो गई और ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होने लगा किसके अंदर, एंटरटेनमेंट्स देन मोरल एंड सोशल रूल्स, बजाय इसके कि वो मोरल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस या रूल्स को फॉलो करते, उनको जो है परफॉर्म करने की कोशिश करते, वो किस में पड़ गए थे, वो एंटरटेनमेंट में पड़ गए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है, इसके अंदर तमाम जो चीज़ है, मतलब एक जो मेन थिंग जो दिखाई गई है वो यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट बना लिया है। ठीक है, वी गेट बोर्ड ऑफ आवर लाइफ, और इस वजह से हम क्योंकि एक एमलेस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम एंटरटेनमेंट को प्रिफर करते हैं। उसके बाद जो है aims, themes of comedy of manners, the plays are satire, they poke fun at society, especially the upper class। जो plays जो हैं वो satire हैं और वो फन करते हैं किसका, सोसाइटी का, स्पेशली जो अपर क्लास है उसको जो है टारगेट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें सोशल रूल्स आ जाते हैं अपर क्लास के, मैनरिज्म, hypocrisy, greed, gossip, affairs, conflict of men and women, moral weakness of aristocracy, new borders in love and marriage। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर दिखाई जाती है। नेक्स्ट इसमें फीचर्स क्या होते हैं, रिटन इन प्रोज, फंक्शन टू टीच पीपल गुड मैनर्स, शोइंग व्हाट वर बैड बिहेवियर, ह्यूमरस एंड फनी। ठीक है, और इनका मेन जो फंक्शन है कॉमेडी ऑफ मैनर का वो क्या है कि लोगों को टीच करना होता है गुड मैनर्स में, शोइंग व्हाट वर बैड बिहेवियर, ह्यूमरस एंड फनी, और उनको बताया जाता है कि बैड बिहेवियर्स को ह्यूमरस और फनी वे में एक्सप्लेन किया जाता है। रिलाइज ऑन विटी वर्ड प्ले, और उसके अंदर जो है विटी वर्ड प्ले कहते हैं एक दूसरे पे
जो है जुमले कसना, ठीक है, नॉट सो मच ऑन फिजिकल एक्शन एंड प्लॉट। इसमें बात जो है, विटी कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एपिग्रामेटिक जो फ्रेजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, रादर देन कि कैरेक्टर का एक्शन या प्लॉट होता है, यानी कि बात ज्यादा और एक्शन कम होता है, विटी रिमार्क्स ज्यादा होते हैं। often use stock characters, easily recognizable character, usually not much depth। ठीक है, स्टॉक कैरेक्टर यानी कि सुपरफिशियल से कैरेक्टर होते हैं, कोई इतनी डेप्थ नहीं होती, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं कुछ एक डीप थीम को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमेडी राइटर्स और देयर वर्क्स, ठीक है, जब भी कोई भी राइटर, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आया ना कि वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स उसने लिखा था या कुछ, तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि बाकी कॉमेडी राइटर्स की तरह ये भी एक कॉमेडी राइटर था। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि जॉर्ज एदर्ड्स, विलियम वाइकलरे, विलियम कॉन्ग्रीव द मैन ऑफ मॉड, सॉरी जॉर्ज एदर्ड्स ने द मैन ऑफ मॉड लिखा था, विलियम वाचरली द कंट्री वाइफ, विलियम कॉन्ग्रीव ने द वे ऑफ द वर्ल्ड। वे ऑफ द वर्ल्ड मैंने कराची यूनिवर्सिटी के और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये है कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिगेन इन एंशिएंट टाइम and has appeared throughout many periods of history, but it is just more strongly associated with the 1660s and 80s। ठीक है, वो 16 और 80 सेंचुरी से ताल्लुक रखते हैं। The importance of being earnest as a comedy of manner, ऑस्कर वाइल्ड देख लेते हैं, आयरिश प्ले राइट था और नॉवलिस्ट था। 1854 से 1900 इसकी जो है एज थी। हिज फियांस लेफ्ट हिम फॉर ब्रैम स्टोकर, आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर बट माई जीनियस। और ऑस्कर वाइल्ड क्या कहता था, वो कहता आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर बट माई जीनियस। इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा इस कोट को। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट क्या था, पिक्चर थी एक डोरियन ग्रे की, यानी कि ये भी एक ड्रामा था जो कि लिखा गया था और इसने उसकी एक डोरियन ग्रे की एक ऑपोजिट पिक्चर जो है वो शो की थी। एलिमेंट्स दैट मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसमें विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी को जो है वो शो किया जाता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट क्या था, 19 सेंचुरी जो से मतलब 19 सेंचुरी में लिखा गया था। विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी स्पेशली नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनकी विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी स्पेशली उनकी नॉर्म्स और वैल्यूज, उनकी ट्रेडिशन को टारगेट किया जाता है। नंबर 2 उनकी लैंग्वेज, नंबर 3 आयरनी, नंबर 4 फार्स, सटायर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट, लैक ऑफ इमोशंस, फोकस ऑन फ्लॉ, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और किसके ऊपर फोकस किया जाता है, फ्लॉज, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखें, बाकी तो सारी चीजें आपको पता होंगी। आयरनी भी मैंने आपको काफी डिटेल्ड बताया हुआ है कि आयरनी कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कुछ करें और हो कुछ और जाए, ऑपोजिट हो जाए। और फार्स जो है ये एक ऐसे ह्यूमर को कहते हैं जिसमें इंसान की हंसी फूट पड़े, लाफ्टर क्रिएट हो जाना किसी कॉमेडी के अंदर, उसको हम कहते हैं कि फार्स है। सटायर आपको पता है तंज को कहते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट, लैक ऑफ इमोशन और ये बाकी सारी चीजें आपको पता है। अच्छा जी, फिर इसमें लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर हम देखेंगे कि इसमें विट यूज होगी, एपिग्राम्स यूज होंगे और सटायर ऑब्वियसली है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह की इन्होंने लैंग्वेज, स्पेशली विटी रिमार्क्स एंड जो एपिग्रामेटिक फ्रेजेस हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इसमें। उसके बाद विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं कि विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी एक्चुअली थी क्या। द प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स एज इट मेक फन ऑफ द बिहेवियर ऑफ विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी। और प्ले जो है वो एग्जाम्पल था कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, क्योंकि ये मेक फन करता था ऑफ द बिहेवियर ऑफ विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी। बेसिक पर्पस इन राइटिंग द प्ले वाज टू एक्सपोज एंड प्रूव एज अ शेम द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ विक्टोरियन एरिस्टोक्रेसी। और बेसिक पर्पस क्या था इस राइटिंग प्ले का, कि वो एक्सपोज किया जा सके और प्रूव किया जा सके एज द शैम नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो शैम नॉर्म्स एंड वैल्यूज थी विक्टोरियन सोसाइटी की, जो कि बिल्कुल ही अपने म्यार से गिर चुकी थी, उनको एक्चुअली एक्सपोज करना था। लेडी ब्रेकनल रिजेक्टेड
Jack as the candidate for Gwendolyn because he was a foundling and she gave priority to his abilities and education and gave importance to family background. Lady Bracknell क्यों जैक को रिजेक्ट करती है? क्योंकि वो उसकी एबिलिटीज और उसकी एजुकेशन को छोड़ के वो प्रेफर करती है उसके फैमिली बैकग्राउंड को. द टू फीमेल कैरेक्टर सीसिली एंड गोंडोलन लव देयर रेस्पेक्टिव बॉयज जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ देयर नेम अर्नेस्ट. और वो जो है अर्नेस्ट उनके नाम की ब्यूटी अर्नेस्ट की वजह से वो जो है उनसे शादी करना चाहती थी. फिर हम लैंग्वेज में देखते हैं. The language used in the play that is brilliant on the surface, but it is all deep within and it shows the bankruptcy of emotional and psychological depth of character. The dialogues are short and sharp, witty languages depicting the artificial values of character and used to evoke laughter at the false values of society. और क्या करते हैं वो करते हैं laughter at the false values of society को. फिर आयरनी क्या है कि the concept of irony has more than one meaning. The one hand it can refer to cynical approach to matter in general. एक तरह से अगर इसको देखा जाए साइनिकल कहते हैं शकी अप्रोच टू द मैटर इन जनरल. ठीक है. दिस फॉर्म ऑफ आयरनी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर एल्गरनॉन. ठीक है. एल्गरनॉन के कैरेक्टर के बारे में ये ज्यादा एसोसिएट करती है इस तरह की आयरनी हु मेक स्टेटमेंट लाइक द ट्रूथ इज नॉट क्वाइट द सॉर्ट ऑफ थिंग वन टेल्स अ नाइस स्वीट रिफाइंड गर्ल. और वो कहते हैं ट्रूथ इज नॉट क्वाइट द सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है. कोई ट्रूथ तो भाई कोई सॉर्ट ऑफ थिंग ही नहीं है अनलेस के वन टेल्स अ नाइस स्वीट रिफाइंड गर्ल, जो कि एक इंसान जो है किसी नाइस स्वीट रिफाइंड गर्ल को बताता है. ठीक है. तो वो कहता है ट्रूथ मैटर ही नहीं करता, अच्छी लड़की ज्यादा मैटर करती है, स्वीट गर्ल ज्यादा मैटर करती है. तो आयरनी कैन आल्सो मीन यूजिंग वर्ड इन अ वे वेयर द मीन द ऑपोजिट ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग इन अ फनी वे. और आयरनी क्या है? यूजिंग द वर्ड इन अ वे जहां पे दे मीन द ऑपोजिट ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग इन अ फनी वे. जब हम कहते हैं ना कि भाई किसी ऐसे बंदे को जो कि काम नहीं करता और उसको फिर हम कहते हैं भाई तुम तो बड़े नवाब हो, तो हम क्या करते हैं? हम आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं. ठीक है. तो हम जो कह रहे होते हैं एक्चुअली रियल मीनिंग उसका ऑपोजिट होता है. ठीक है. हम क्या कहते हैं काबचोर इंसान को भाई तुम तो बड़े नवाब हो. फिर हम ये भी कह देते हैं अक्सर कि भाई इससे अच्छा कमरा, एक गंदे कमरे को देख के हम कहते हैं भाई इससे अच्छा कमरा तो मैंने आज तक देखा ही कोई नहीं. ठीक है. तो ये क्या है? दीज आर द आयरॉनिकल स्टेटमेंट कि हम ऑपोजिट स्टेटमेंट्स देते हैं. फिर टाइटल ऑफ द प्लेज ironic since it suggests that it is important to be earnest yet everything works out despite the man's dishonesty. ठीक है. और वो यहाँ पे सजेस्ट तो ये होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, यानी कि अर्नेस्ट होने की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इन कैरेक्टर अर्नेस्ट होने की क्या क्या इम्पोर्टेंस है. लेकिन हर चीज जो हम देख रहे होते हैं उस ड्रामा के अंदर हर चीज डिसऑनेस्ट होती है. हालांकि अर्नेस्ट तो एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि लॉयल होता है, लेकिन हर चीज जो है वहां पे हिपोक्रेसी एंड डिसऑनेस्टी बेस्ड होती है उस ड्रामा के अंदर. तो टाइटल भी इसका एक्चुअली आयरॉनिकल है. Irony can refer to situation in which something turns out to have the opposite result from what was expected, such that Jack's attempt at misleading people about his identity is ironic as it turns out and his name was Ernest all along. और इसी तरह से आयरनी जो है वो रेफर करती है एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें समथिंग टर्न्स आउट टू हैव द ऑपोजिट रिजल्ट, कि किसी चीज का ऑपोजिट रिजल्ट हो जाना. फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेक्ट कुछ करती हूँ, हो कुछ और जाता है. ईडिपस रेक्स के अंदर हमने जो है एक्सपेक्ट ये किया कि एंड में शायद जो मर्डरर है वो या क्रियोन होगा या ट्रेरिसियस होगा, लेकिन निकलता कौन है? आयरॉनिकली ईडिपस निकल आता है. तो हर चीज सिचुएशन टर्न आउट हो गई. ठीक है. तो क्या हुआ कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड दैट जैक्स अटेम्प्ट ऑफ मिसलीडिंग पीपल about his identity is ironic as it turns out that his name was Ernest all along. कि जैक की अटेम्प्ट एट मिसलीडिंग पीपल अबाउट हिज आइडेंटिटी, कि वो मिसलीड कर रहा होता है लोगों को अब अपनी आइडेंटिटी के बारे में. बाद में उसको पता चलता है अगर वो लोगों को मिसलीड कर रहा है असल में उसका रियल नेम जैक नहीं होता, उसका तो रियल नेम अर्नेस्ट होता है. तो वो सारी बात सच्ची निकल आती है. फिर फार्स, द प्ले कैन बी अ फार्स because it's humorous play involving unlikely not real situations such that the fact that women responsible
Miss Prism for separating Jack from his family had been working for him all along, and Jack's real name is revealed to be Ernest. और प्ले जो है वो फार्स हो सकता है, ये कैन बी अ फार्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ह्यूमरस प्ले है जो कि इन्वॉल्व करता है अनलाइकली नॉट रियल सिचुएशन। एक रियल सिचुएशन को में वो इन्वॉल्व नहीं, मतलब बिल्कुल एक अनलाइकली रियल सिचुएशन है कि एक ऐसी औरत जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इनके जो जैक है उसको अपनी फैमिली से सेपरेट करने में, एट द एंड वही जो है उसका नाम रिवील करती है कि एक्चुअली वही बताती है कि भाई यही एक्चुअली जो है अर्नेस्ट है। फिर सटायर में देखते हैं कि क्या है। Satires are literary works in which human immoralities and foolishness ridiculed। ठीक है, जिसके अंदर सटायर एक ऐसे लिटरेरी वर्क को कहते हैं जिसके अंदर ह्यूमन इमोरलिटीज और उनकी फूलिशनेस को रिडिक्यूल किया जाता है। The play satirizes the upper class by showing them to be a trivial judgment and having the wrong priorities। और ये जो प्ले है वो सटायर करता है अपर क्लास को कि बाय शोइंग देम टू बी ट्राइबल, मामूली, जजमेंटल और हैविंग द रॉन्ग प्रायोरिटीज। हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, सेल्फ बेस्ड जजमेंट्स करते हैं, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो मामूली चीज़ों पे अपर क्लास जो है को शो किया गया है कि वो ट्राइवियल, जजमेंटल और उनकी रॉन्ग प्रायोरिटीज हैं। फिर यहाँ पे जो है a scene like the one in which Algernon eats all the muffin which Jack scolds him for it can be as ridiculing the character for his greediness। और इसी तरीके से जो सीन है like the one in which Algernon जो है वो ईट करता है मफिन्स को, तो फॉर हिज ग्रीडीनेस, उसकी ग्रीडीनेस की वजह से। फिर है लैक ऑफ इमोशन, द प्ले शो द लैक ऑफ इमोशंस इन ऑल। यहाँ पे लेक लिखा हुआ है बेटा, इसको लैक कर लीजिएगा। प्ले के अंदर क्या है, लैक ऑफ इमोशंस है ऑल कैरेक्टर्स में। द ओनली वे टू बिहेव टू अ विमन इज टू मेक लव टू हर इफ शी इज प्रिटी एंड टू समवन एल्स इफ शी इज प्लेन। द ओनली वे टू बिहेव क्या है कि विमेन जो है इज टू मेक लव टू हर, ठीक है, इफ शी इज प्रिटी, कि आप जो है औरत से उस वक्त बिहेव करते हैं इज टू मेक लव टू हर अगर तो वो खूबसूरत होती है, एंड टू समवन एल्स इफ शी इज प्लेन, और किसी और से अगर वो बिल्कुल सादी होती है। नेक्स्ट फिर जो है फोकस ऑन फ्लॉज एंड वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। वाइल फोकस ऑन फ्लॉज एंड वीकनेस ऑफ कैरेक्टर सच दैट जैक डुअल आइडेंटिटी इन कंट्री एंड सिटी, Algernon Banberism, girls' love for the name of earnest, and then Lady Bracknell hypocrisy। और क्या है इसके अंदर सारा फोकस और फ्लॉ है किसके ऊपर, वीकनेस। सबसे पहले वाइल्ड फोकस है फ्लॉज एंड वीकनेस ऑफ कैरेक्टर पे। जैक की एक डुअल आइडेंटिटी है इन कंट्री और सिटी। इसी तरीके से एल्गरनन बैनबरिज्म करता है, और फिर गर्ल्स लव फॉर द नेम ऑफ अर्नेस्ट, और फिर लेडी ब्रेगनल की हिपोक्रेसी हमने देखी। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट, the importance of being earnest, have plot within plot, and complex situations such that different settings, Algernon's flat in city, Jack's garden in the country। ठीक है, और क्या है डिफरेंट सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे, ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे ड्रामा प्ले किया जाता है, ठीक है, जगह को, वक्त को। तो टाइम, प्लेस एंड एक्शन, एक्शन तो नहीं, टाइम एंड प्लेस को एक्चुअली सेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर प्लॉट विद इन द प्लॉट है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वाई प्लॉट विद इन द प्लॉट, कहानी के अंदर एक कहानी, ठीक है, तो यानी कि पैरेलल प्लॉट्स चल रहे हैं डिफरेंट किस्म के, और फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हमने इसके अंदर देखी। फिर उसके अंदर जो है डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि एल्गरनॉन का फ्लैट है इन सिटी और जैक का गार्डन है इन कंट्री। ठीक है, ये दो चीजें थी जो दिखाई गई ये सेटिंग्स में, और डिफरेंट स्टोरीज है जिसमें ग्वेंडोलन एंड जैक स्टोरी है, फिर सिसिली एंड एल्गरनॉन स्टोरी है। नेक्स्ट जो है ये आपकी जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमारा जो मेन क्वेश्चन है